बलूचिस्तान से एक खुशखबरी आई है। ये ना सिर्फ हमारे उन बलूची बहन भाइयों के लिए अच्छी खबर है जो इस वक्त मिलिटेंसी और दहशतगर्दी से परेशान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है कि अमन आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के एरिया सुई के अंदर 25 मिलिटेंट्स ने जो है वो सरेंडर कर दिया, और इनको लीड कौन कर रहे थे? मीरा खान चक्रानी। और ये सरेंडर जो है ये लार्जर जो वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था रदुल फितना, उसके अंडर हुआ, और इसको एक बहुत बड़ी जीत कंसिडर किया जा रहा है। इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ इन्होंने सरेंडर किया, बल्कि मिलिटेंसी को रिनाउंस किया है, पब्लिकली रिनाउंस किया, और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़े बड़े असले के जो कैशेज पड़े हुए थे वो भी सरेंडर किए, वो भी गवर्नमेंट को और फोर्सेस को वापस किए। और उसके साथ इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान की जो नॉर्मल रूटीन है, गवर्नमेंट है और इनके प्रोसीजर लॉज हैं उनको हम फॉलो करेंगे और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन रखेंगे अपने आप को, बल्कि जो इनके लीडर हैं मिराज खान चक्रानी, उन्होंने कहा है कि हम एक चक्रानी पीस फोर्स बनाएंगे जिसके थ्रू हम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वापस रिस्टोर करवाना चाहेंगे। हम हेल्प करेंगे इस एफर्ट के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि हम इंस्पायर करें और लोगों को और मिलिटेंट्स को कि वो भी सरेंडर करें। अब ये पाकिस्तान के लिए रिसेंट जो अटैक्स थे उसके बाद एक बहुत बड़ी विन आई है। ये जो ग्रुप था इन मिलिटेंट्स का जिन्होंने सरेंडर किया, ये बेसिकली इन्वॉल्व था क्राइम्स के अंदर, जिस तरह रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह। और रद्दुल फितना के ऑपरेशंस के अंडर जो है ये इन्होंने सरेंडर किया। और रद्दुल फितना जो ऑपरेशन है वो बेसिकली आईबीओस को मिक्स करता है विद रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स, के जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, इस तरह के जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है लोग, उनको वापस सोसाइटी के अंदर लाया जाए। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये दिसंबर में 2025 दिसंबर के अंदर जो है 100 मिलिटेंट्स इस तरह के और भी थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, इन्होंने आर्म्स ले डाउन किए, और उसके बाद वो वापस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। अब ये एफर्ट्स जो है सिर्फ डायलॉग से या डिप्लोमेसी से नहीं होते। ये निगोशिएशंस या इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो तभी होती है जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आके निगोशिएट करते हैं या अपने आप को शो करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, और इस तरह जो है वो मामला हल नहीं हो सकता। अब आपको याद होगा जनवरी 31 से फरवरी 1 के आगे से बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था फ्रॉम बीएलए साइड। उन्होंने तकरीबन 12 लोकेशंस के ऊपर जो है वो हमले शुरू किए, दहशतगर्द हमले। और उसमें बहुत से लोग जो हैं सिविलियंस एज वेल एज पाकिस्तान की जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस, उनके जवान जो हैं वो शहीद हुए। तकरीबन जो नंबर बताया जाता है वो 36 to 40 सिविलियंस और 25 से 30 जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन इसी ऑपरेशन के अंदर जो रिटेलिएशन थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, वो इस तरह की थी कि उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया तो तकरीबन 250 मिलिटेंट्स जो हैं बीएलए के, वो उन्होंने मारे। और इस ऑपरेशन से ना सिर्फ उनके मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए, जहन्नुम वासिल हुए, बल्कि उनके जो ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल सेंटर्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो भी तबाह हो गए, और ये कमर उनकी एक दफ़ा वाकई टूट गई। अब ये जो हमला था, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द पास्ट डेकेड और सो। तो पिछले 10-15 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा अटैक था जो किया गया बाय बीएलए। और इसको यूएसए, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, यूएन, इन सब ने जो है कंडेम किया। तो इससे जो है आगे एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो ये कि इस वक्त जो है बहुत से ममालिक जो हैं वो इंडिविजुअली तौर पे बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको आप कह लें कि ऑफिशियली जो है इसको डेजिग्नेट नहीं किया जाता एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर इंटरनेशनली सारे मुल्क जो हैं वो एक ही पेज पे आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक पेज पे आएंगी आफ्टर दिस अटैक, उनको नज़र आ चुका है कि ये वाकई एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को अटैक किया गया, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस से ज़्यादा जो है सिविलियंस मारे गए। तो अगर इंटरनेशनली ये ऑफिशियली डेजिग्नेट हो जाती है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें यही नज़र आ रहा है कि आगे ऐसा हो जाएगा, तो फिर जो भी इसके बैकर्स हैं, इंडिया ख़ास तौर पे, और उसके साथ साथ अब इसराइल ने भी कन्फेस किया, इसराइली कुछ मेंबर्स ने, मोसाद एजेंट्स ने, कि ये वाकई जो है इसको प्रोपोगेट किया जाता है फ्रॉम इसराइल, फ्रॉम इंडिया। तो उसके बाद जो जो इसको सपोर्ट करेगा, जो जो इनकी हमायत करेगा, वो इंटरनेशनली भी जो है वो टेररिस्ट सपोर्टर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। वो माना जाएगा कि ये कंट्री, ये स्टेट या ये लोग जो हैं वो इनको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी की जंग जो है वो और आसान होती चली जाएगी। अब इस सरेंडर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें हमें ये नज़र आ जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी को बीट नहीं किया जा सकता। तो जो भी इस मिलिटेंसी के पैकर्स हैं
उनको भी अब ये समझ आ रही है कि चाहे वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो, चाहे वो इस तरह की दहशतगर्दी की इंस्टेबिलिटी के अंसार जो है ऐड करने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में, या वो वन ऑन वन वॉर हो, तो वो पाकिस्तान की आर्मी को बीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स चल रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो मिलिटेंसी में लोग चले गए हैं उनको किसी तरह वापस लेके आया जाए, उनको वापस सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए, उनकी ग्रीवेंसेस किसी ना किसी तरह जो है उनको रिजॉल्व किया जाए, और वो वापस जो है डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की उन एफर्ट्स के अंदर आए लोग, बजाय इसके कि अपनी सारी जो रिसोर्सेज और सारी एनर्जी है वो मिलिटेंसी में लगे। वही लोग जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको उनकी एफर्ट्स, उनकी एनर्जी जो है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में लगे, और बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह एक अमन वाला सूबा बन जाए दोबारा। तो इस सरेंडर के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी और जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनको यही लग रहा है और यही नज़र आ रहा है कि आगे जो है और लोग इस तरह के मिलिटेंट्स और दहशतगर्द जो है वो सरेंडर करेंगे और रिकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे। और अगर यही एफर्ट्स चलती रही तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बलूचिस्तान वो और तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अब इसके साथ साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो ज़्यादा फोकस और करना है वो है इकोनॉमिक इश्यूज जो है बलूचिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे ज़रूरी हैं, बिकॉज मिलिटेंसी के साथ, दहशतगर्दी के साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सूबे के अंदर नहीं हो सकती। जब वो कम होती जाएगी तो इकोनॉमिक इश्यूज ऑटोमेटिकली थोड़े कम होंगे, लेकिन उसके साथ उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये लोग ये जो अप्रोच है कि एक साइड से मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरी साइड से रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स, ये दोनों मिल के जो है इन मिलिटेंट्स को, ये जो लोग जिनको भटका दिया गया, इनको किसी तरह वापस ले आया जा सकता है। और ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है टू रिजॉल्व द इश्यूज विद इन बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान के लोग इस वक्त तंग है दहशतगर्दी से, उनको भी नजर आएगा कि जो वापस आ रहा है उसको वापस सोसाइटी के अंदर लाया जाए, और जो लोग वापस आएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर को की सिचुएशन को बेहतर करने में, क्योंकि उनको इन्स एंड आउट इस मिलिटेंसी के पता है, इस दहशतगर्दी के पता है। उनको पता है कि किस तरह किसको रोकना है और कहाँ कहाँ जाके इनके जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। और इसके साथ साथ जो इनके बैकर्स हैं, सरेंडर किए हुए लोग, इनको भी एक्सपोज करने में बहुत आसानी लेके आ सकते हैं। तो होपफुली बलूचिस्तान का जो इशू है वो इन इकदाम के थ्रू जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन बैकर्स को सबसे पहले जो है वो एक्सपोज करना पड़ेगा, और होपफुली जो इंटरनेशनली जब ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन लेबल हो जाएगी बीएलए, वो प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।